नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं अपना जो हमारा चल रहा है स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे यूएनओ के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग यूएनओ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और साथियों, इसके पहले हम लोगों ने इनके बारे में देखा था कि कौन को इनके पहले हम लोगों ने दो पार्ट में देखा था कि कौन कौन से इनके अंग हैं, क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, कब इसका निर्माण हुआ तथा क्या कहां पर है इसका मुख्यालय, कितने हैं इसके सदस्य देश। इनके बारे में हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट में देख चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के पहले देखें, फिर उसके बाद इसमें आए। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो इनके प्रमुख 6 अंग थे, संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख 6 अंग थे, इनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोगों ने देखा था महासभा और सुरक्षा परिषद को हम लोग देख चुके हैं। और उसी में जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। लेकिन एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और आ जाता है, एक आता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे और विस्तृत में चर्चा करेंगे कि क्या है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, कब इसकी स्थापना हुई, क्यों इसका निर्माण किया गया, क्या क्या इसके लाभ हैं, इनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लगा के देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो साथियों, आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, मानवाधिकार परिषद, जिसे यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन जो हुआ था, इसका गठन जून 2006 में हुआ था। जून 2006 में हुआ था। इसने जो इससे पूर्ववर्ती संस्था थी मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया था। इसने अपनी पूर्ववर्ती संस्था मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया था। तो साथियों, हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जिसे कहते हैं, या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसके गठन और यानी स्थापना की बात करेंगे तो जून 2006 में इसका गठन हुआ था। और इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था थी, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से जो पहले की संस्था थी, वो थी मानवाधिकार आयोग। इसने स्थान लिया था। और साथियों, और देखेंगे आगे और कौन कौन हम लोग देखेंगे। इस परिषद में कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए जाते हैं, इस प्रकार चयनित किए जाते हैं कि एशिया के 13 सदस्य देश, और अगर हम लोग देखेंगे अफ्रीका के 13 सदस्य देश, और उसके बाद में हमारा आ जाता है पूर्वी यूरोप के 6 सदस्य देश,
और इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है पश्चिमी यूरोप के 7 देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, यूरोप के 7 देश। और आगे हम लोग देखेंगे लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई द्वीप के, लैटिन अमेरिका, अमेरिका एवं कैरेबियाई, एवं कैरेबियाई, कैरेबियाई समूह के 8 सदस्य देश शामिल होते हैं। 8 सदस्य देश शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। तो साथियों हमने देखा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसे हम लोग देख रहे थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे तो जून 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। और इस परिषद में अगर हम लोग कुल सदस्य देशों की बात करेंगे तो कुल जो सदस्य देश थे इनकी संख्या थी 47। इसमें इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो एशिया के 13 देश, अफ्रीका के 13 देश, पूर्वी यूरोप के 6 सदस्य देश, पश्चिमी यूरोप के 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई समूह के 8 देश शामिल होते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे साथियों, आगे देखेंगे और कौन सा हमारा पॉइंट इसमें बनता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत हम लोग आगे देखेंगे अगर हम लोग इसकी पूर्ववर्ती संस्था की अगर हम लोग बात करें जो कि था मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग सीधे महासभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, के प्रति उत्तरदायी होती थी। और साथियों जो बाद में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो बाद में स्थापना की गई है, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो होता है ये होता है आर्थिक एवं सामाजिक मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र के जो इनका अंग होता है, इन्हीं अंगों में संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल जो होता है, सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन होती है, के अधीन होती है। तो साथियों हमने देखा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, अगर हम लोग इसकी पूर्ववर्ती संस्था की बात करेंगे तो इसमें जो हमारी इसकी पूर्ववर्ती संस्था हो जाती है वो है मानवाधिकार आयोग। तो इसकी बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर, जो संयुक्त राष्ट्र के जो अंग है इनके अंतर्गत जो महासभा आती थी वो जो है वो मानवाधिकार आयोग जो है उनके प्रति उत्तरदायी होता था। लेकिन बाद में जब इनका संशोधन किया गया जून 2006 में और नई संस्था जब बनाई गई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया कि ये जो संस्था होगी ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी सोशल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इनकी होगी इसके अधीन होगी। और आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जो सदस्य होते हैं इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है।
और 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते हैं, प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते हैं। तो साथियों हमने देखा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंतर्गत जो सदस्य, इसमें जो सदस्य होते हैं यानी जो 47 सदस्य देश हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, यानी इनका जो टर्म होता है ये 3 साल का होता है। और प्रत्येक वर्ष जो 1/3 सदस्य इनके होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और साथियों आगे देखेंगे, आगे जो हमारा इसके बाद में हमारा जो मुख्य पॉइंट बनेगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। साथियों अगर हम लोग यूएनएचआरसी की बात करें, यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, यूएनएचआरसी के अस्तित्व में आने के बाद इसमें पहली बार म्यांमार की जिसे पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे, म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता व नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की की ओर से 1991 में प्रथम बार मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की गई थी। आयोग में याचिका दाखिल की गई थी, दायर की गई थी। तो साथियों हमने देखा कि यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसके अस्तित्व में आने के बाद इसने पहली बार म्यांमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और म्यांमार की अगर हम लोग राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है नापीता। तो म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की, जो कि यहाँ की पहले प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, अभी कुछ दिन पहले वो प्रधानमंत्री भी यहाँ की थी, की ओर से 1991 में प्रथम बार मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की गई थी। मतलब इनके कहने का ये मतलब था कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, ये कोई बहुत विशेष कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर किसी के मानवाधिकार जो इनके अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो उसमें वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसीलिए इनके द्वारा जो 1991 में प्रथम बार मानवाधिकार आयोग के खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे अगला, इसके बाद में जो हमारा महत्वपूर्ण, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जो है यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे यूएन का जो महत्वपूर्ण अंग है जिसे जानते हैं संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम लोग जानते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। जो हमारा तीसरा अंग आ जाता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके पहले हम लोग जो है हमारा महासभा और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल को देख चुके हैं। तो
तो साथियों अगला हमारा आ जाता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो साथियों हमारा आ जाता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके अगर हम लोग इंग्लिश नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से इसे जाना जाता है। तो साथियों अगर हम लोग देखेंगे वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इनकी हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 54 यानी 54 है। यानी वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 देश हैं। और अगर हम लोग देखेंगे प्रारंभ में अगर सदस्य देशों की बात करते हैं, प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो प्रारंभ में सदस्य देशों की संख्या 18 हुआ करती थी। 18 हुआ करती थी। तो साथियों हमने देखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अगर हम लोग वर्तमान में सदस्य देश संख्या की बात करते हैं तो इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं। और अगर हम लोग देखेंगे जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने सदस्य देश थे, तो इस समय हमारे सदस्य देश की संख्या हुआ करती थी 18। और आगे हम लोग देखेंगे 1966 में 1966 में संविधान संशोधन के बाद यानी संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान संशोधन है, संयुक्त राष्ट्र के संविधान संशोधन के बाद इनके सदस्य देशों की संख्या यानी इसके सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाकर 27 कर दिया गया। यानी कि साथियों 1966 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यों की संख्या थी इन्हें बढ़ा करके 27 कर दिया गया। और देखेंगे किस प्रकार से और कौन सा संशोधन किया गया जिसमें इसमें जो सदस्य देश है इनकी संख्या बढ़ाई गई। तो आगे हम लोग देखेंगे साथियों, और फिर 24 सितंबर 1973 में संविधान संशोधन के बाद यूएन के संविधान संशोधन के बाद इसकी संख्या को इसमें सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाकर 54 यानी 54 कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी यही संख्या बनी हुई है, कर दिया गया। तो साथियों हमने देखा कि 24 सितंबर 1973 को जो इसमें संवैधानिक संशोधन हुआ था इसमें जो थी इनकी संविधान संशोधन के बाद इनकी जो संख्या थी पहले जो 27 हुआ करती थी इसे बढ़ा करके 54 कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी यही संख्या बनी हुई है। और आगे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनका भी कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का ही होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अगर हम लोग सदस्यों की बात करते हैं तो इनका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। साथियों कार्यकाल की अगर हम लोग बात करेंगे, इसके सदस्यों का कार्यकाल
कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है। यानी साथियों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और आगे हम लोग देखेंगे यह एक स्थायी संस्था है, यह एक स्थायी संस्था है, यह एक स्थायी संस्था है। परंतु भारत में जैसे राज्यसभा होती है उसी प्रकार से, परंतु इसके 1/3 यानी 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते हैं, प्रतिवर्ष रिटायर यानी पदमुक्त कर दिए जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य, एक इसमें और प्रावधान ये किया गया है जो टर्म्स इस पे लगा दिए गए हैं, परंतु आगे हम लोग देखेंगे परंतु पदमुक्त होने वाला सदस्य, पदमुक्त होने वाला सदस्य, पदमुक्त होने वाला सदस्य केवल एक बार ही, केवल एक बार ही सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो साथियों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं अगर हम लोग देखेंगे तो यह एक स्थायी संस्था है। और अगर हम लोग इसमें सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका टर्म्स क्या होता है, जिनका जो टर्म्स होता है ये होता है 3 साल का। और इसमें प्रत्येक वर्ष जो है 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो इनके होते हैं ये प्रत्येक तीसरे वर्ष जो है पदमुक्त कर दिए जाते हैं या रिटायर कर दिए जाते हैं। और इसमें एक प्रावधान और किया गया है, परंतु जो सदस्य में पदमुक्त किए जाते हैं उन्हें एक बार पुनः और सदस्य बनाया जा सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक ही प्रतिनिधित्व होता है, एक ही प्रतिनिधित्व होता है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें निर्णय साधारण बहुमत से, इसमें निर्णय साधारण बहुमत यानी 1/3 साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, साधारण बहुमत से होता है। तो साथियों हमने देखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। अगर हम लोग इसके कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल जो होता है ये 3 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर हो जाते हैं। परंतु पद मुक्त होने वाला सदस्य केवल एक बार ही सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित हो सकता है। और इसमें और जो प्रावधान किए गए हैं इनके अंदर परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक ही प्रतिनिधित्व होता है और इसमें निर्णय साधारण बहुमत से ही पारित हो जाता है, यानी निर्णय साधारण बहुमत से हो जाता है। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में जो भी बैठकें होती हैं ये वर्ष में कितनी बार होती हैं तथा कब से कब तक होती हैं, इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, वर्ष में 2 बार होती है।
यानी साथियों जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंतर्गत जो भी बैठकें संपन्न कराई जाती हैं वर्ष में 2 बार होती है। अगर हम लोग बात करेंगे 2 बार जो इसमें बैठकें होती हैं कब से कब तक की जाती हैं तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग पहली बैठक की बात करेंगे तो पहली बैठक होती है अप्रैल में जो कि न्यूयॉर्क के अंतर्गत होती है, जो कि न्यूयॉर्क में इनका आयोजन किया जाता है। और अगर हम लोग दूसरी बैठक की बात करेंगे तो दूसरी जो होती है वो होती है जुलाई में, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में जिनका आयोजन किया जाता है। तो साथियों हमने देखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की वर्ष में 2 बार बैठकें होती हैं। अगर हम लोग पहले बैठक की बात करते हैं तो पहली बैठक होती है अप्रैल में जिनका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है, और दूसरी बैठक जो होती है वो होती है जुलाई में जिनका आयोजन जेनेवा में किया जाता है। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से परिषद के कौन कौन से कार्य हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार की आयोगों व संस्थाओं के द्वारा व स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से संचालित करता है या पूरा करता है। कुछ आयोगों के काम निम्नवत है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ आयोगों के नाम निम्नवत हैं जिनको हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों हमने देखा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो कार्य होता है विभिन्न प्रकार की आयोगों, संस्थाओं, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इनके जो प्रमुख नाम है कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है इसका कार्य जो है संचालित किया जाता है, तो इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। कौन कौन से आयोग हैं इनके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें हमारा आ जाता है पहले अगर हम लोग आयोग की बात करेंगे तो पहला आयोग आ जाता है आर्थिक और रोजगार आयोग। यानी आर्थिक एवं रोजगार आयोग पहला आ जाता है जिनके माध्यम से अपना जो कार्य है इनका संचालन करता है। दूसरा आ जाता है जनसंख्या एवं यातायात आयोग। जनसंख्या एवं यातायात आयोग। अगर हम लोग तीसरे आयोग की बात करते हैं तो तीसरा है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट आयोग, जिसे यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो साथियों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो भी आयोग होते हैं जिनके द्वारा इनका जो कार्य है इनका संचालन किया जाता है, तो अगर हम लोग प्रमुख आयोगों की या संस्थाओं की बात करेंगे तो आ जाता है आर्थिक और रोजगार आयोग। दूसरा आता है जनसंख्या एवं यातायात आयोग। तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट आयोग, जिसे यूनिसेफ के भी नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसी के साथ हमारा जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है यहीं पर कंप्लीट होता है। और कल हम लोग इसका जो अगला अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग हमारा आ जाता है प्रन्यास परिषद। इसके बारे में जो हमारा इसके बाद में चौथा अंग रहने वाला है, इनके बारे में हम लोग कल विस्तृत में चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।